हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे शो पे जिसका नाम है बात विदेश की। बात विदेश की में आज हम बात करेंगे मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के बारे में ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो स्वागत करते हैं फिर से एक बार केपी एजुकेशन और इमिग्रेशन के डायरेक्टर और हजारों बच्चों का विदेश जाने का सपना साकार करने वाले स्टूडेंट वीजा एक्सपर्ट मिस्टर नितिन चावला जी का। सर स्वागत है फिर से आपका हमारे शो पर। थैंक यू वंशिता, थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू। सर आज हम बात करेंगे मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में। जैसे मैंने बात की ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन सर जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से मुझे आया लास्ट टाइम हमारी वीडियोस पर, कि क्या हमारे पास कोई स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट रहता है? जैसे इंडिया में वी हैव नीट और भी काफी सारे टेस्ट रहते हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या हमारे पास टेस्ट रहेंगे एंट्रेंस के लिए? देखिए, अगर आप 10+2 मेडिकल पास आउट हैं तो आपको कोई भी किसी भी किस्म का एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे नीट MBBS के लिए होता है, ऑस्ट्रेलिया में MBBS में एडमिशन डायरेक्ट इंडियन बच्चे के लिए नहीं अवेलेबल होती है। ऑस्ट्रेलिया में कोर्सेज थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स ही करना है। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है आपको IELTS का एग्जाम देना है, या PTE का, या TOEFL का, या CI का। तो चारों में से एक एग्जाम, IELTS, TOEFL, PTE या CI, इन चारों में से कोई एक एग्जाम देने के बाद यू बिकम एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन ऑस्ट्रेलिया। सर डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स हैं जैसे यहाँ के और वहाँ के, तो क्या प्रोसीजर रहता है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए? क्या स्कोप है उनके लिए इंटरनेशनल स्टडीज के लिए इन ऑस्ट्रेलिया? जी, पहले मैं आपको मेडिकल एजुकेशन का प्रोसीजर बता देता हूँ कि 3 तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, एक प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, एक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो बच्चा चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करे, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करे, या बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, उसके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में या पार्ट टाइम जॉब में, उसको कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि 10+2 मेडिकल वाले बच्चों के लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है या क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखिए, 10+2 मेडिकल में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सबसे पहले हमें ये तीनों सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं। सबसे वंडरफुल प्रोग्राम जो ऑलमोस्ट हर बच्चा ही अप्लाई करना चाहता है वो है बैचलर ऑफ नर्सिंग। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम 6.5 बैंड आपके IELTS में चाहिए, 6 बैंड ईच मॉड्यूल चाहिए, और 70% आपके PCB में मार्क्स चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन देती हैं। ये 3 साल की बैचलर्स डिग्री होती है। दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है जी बैचलर्स ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम होता है। पब्लिक हेल्थ में आप बैचलर्स डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेशलाइजेशन प्रेफर है, आप BSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BSc बायोलॉजी कर सकते हैं, आप BSc बायो इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, BSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग, या आप BSc अगर आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो BSc केमिस्ट्री में कर सकते हैं, BSc आप केमिकल लैब टेक्नीशियन में कर सकते हैं, या केमिकल लैब टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं। मेजरली जो बिकने वाले कोर्सेज हैं ना वंशिता, वो है बैचलर ऑफ हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स या बैचलर ऑफ नर्सिंग, जो स्टूडेंट्स जनरली प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह से अगर आप 3 साल की बैचलर्स डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं है, आप डिप्लोमा कर सकते हैं 2 साल का, तो डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन का आपको डिप्लोमा मिल जाता है, डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मिल जाता है, डिप्लोमा इन बिजनेस हेल्थ मैनेजमेंट मिल जाता है, डिप्लोमा इन बिजनेस हेल्थ केयर मैनेजमेंट आपको मिल जाता है, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ मिल जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे डिप्लोमास भी होते हैं। हाउएवर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड और डिप्लोमा इन यूथ एंड चाइल्ड केयर का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा के कंपेरेटिवली। लेकिन यस, यू कैन ऑल्सो अप्लाई, यू आर eligible to apply for diploma in early childhood या diploma in old age care, या आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन चाइल्ड एंड यूथ केयर। ये वाले डिप्लोमास भी अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया में 10+2 मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। जी ऑलराइट सर, जैसे आपने काफी सारे प्रोग्राम्स हमारे साथ डिस्कस करे अलग अलग डिप्लोमास के बारे में, तो मैं जानना चाहूंगी इनकी क्या कोर्स ड्यूरेशन रहती है और क्या स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है पहले से ही इनरोल करने से पहले जानना कि उनकी कोर्स ड्यूरेशन उनके लिए क्या मैटर करती है? देखिए, 2 साल का डिप्लोमा होता है जी, जिसके बाद बच्चे को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। वेट के अंदर डिप्लोमा आना चाहिए। 3 साल की बैचलर्स डिग्री होती है, जिसके बाद बच्चे को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। बच्चे को ध्यान रखने वाली बात है कि उसके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए जी 10+2 में। बाकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नर्सिंग लेनी है तो 70-80% वाले बच्चा ही कर सकता है। हाउएवर अगर बच्चे ने बैचलर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट लेना है या डिप्लोमा लेना है तो डिप्लोमा वाला तो बच्चा 10+2 60% वाला भी कर सकता है। IELTS में बैंड 6 चाहिए जी, ओवरऑल 5.5 ईच मॉड्यूल चाहिए किसी भी डिप्लोमा के लिए या बैचलर्स डिग्री के लिए, सिर्फ नर्सिंग को छोड़ के। नर्सिंग में मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी 6.5 बैंड होती है और 6 ईच होती है, और 70% मिनिमम आपके 10+2 मार्क्स होते हैं।
हैं। नर्सिंग ना वंशिता बहुत हाईली पेड करियर है। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया में तो इट इज़ अ हाईली पेड करियर, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों को एडमिशन लेने के लिए भी, और ये बड़ा ही आप कह सकते हैं कम्पिटिटिव प्रोग्राम है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको अपना स्किल शो करना पड़ता है। आपके पास लेटर ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि आप इतने एलिजिबल है कि आप नर्सिंग कर पाएंगे। आपके स्कूल की तरफ से आपका एक साउंड रिज्यूमे होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलती है नर्सिंग कॉलेजेस में। ऑलराइट सर, जैसे आपने आइल्स के बारे में बात करी, तो मैं जानना चाहूंगी कि सिर्फ आइल्स ही है हमारे पास लैंग्वेज टेस्ट के लिए, या कोई और कोर्सेज या कोई और टेस्ट भी बच्चे एलिजिबल हैं करने के लिए? देखिए सच किसी भी किस्म का और टेस्ट जैसे जेईटी, पीएमटी, ये वो सारे टेस्ट वहाँ पर ज़रूरत नहीं होते हैं। या वहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है। 4 इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट है जी, आइल्स है, टॉफल है, पीटीई है या सीएई है। इन चारों से कोई भी दे सकते हैं, सबके मार्क्स इक्वली काउंट किए जाते हैं। जैसे आइल्स में अगर 6 बैंड ओवरऑल है, 5.5 ईच मॉड्यूल है, तो इसी के इक्विवेलेंट पीटीई, टॉफल या सीए के मार्क्स भी एक्सेप्टेबल होते हैं। सर एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं इन स्टूडेंट्स के लिए फॉर मेडिकल इन ऑस्ट्रेलिया? मिनिमम 60% मार्क्स किसी भी डिप्लोमा के लिए या बैचलर्स डिग्री के लिए। अगर नर्सिंग करनी है तो 70% मार्क्स और 6.5 बैंड आइल्स में 6 बैंड ईच मॉड्यूल। दोस्तों जैसे आपने सुना कि कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से और सोचते हैं कि नहीं बहुत सारे एग्जाम्स डिफिकल्ट देने पड़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने अभी सुना। सर क्या इंटेक्स इन बच्चों के लिए पॉसिबल रहेंगे? जी, इन बच्चों के लिए जुलाई और फरवरी 2 मेजर इंटेक होते हैं जी। जुलाई इंटेक की तैयारी 4 से 5 महीने पहले शुरू करनी पड़ती है। मार्च में हम लोग जुलाई की तैयारी शुरू कर देते हैं और फरवरी की तैयारी जो है वो हम लोग अगस्त से करनी शुरू कर देते हैं। तो एक इंटेक खत्म होता है, दूसरा इंटेक शुरू होता है। ये तो बात है यूनिवर्सिटीज़ की। अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो यहाँ पर रोलिंग इंटेक्स होते हैं। हर दूसरे महीने एक इंटेक होता है। जैसे जुलाई है, फिर सितंबर है, फिर नवंबर है, फिर जनवरी है, फिर मार्च है, फिर मई है, फिर से जुलाई आ गया। तो रोलिंग इंटेक्स इसके बीच में होते हैं। वंशिता एक मैं बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। मेडिकल के कोर्सेज के लिए मैंने बड़े सारे प्रोग्राम बता दिए। अगर आप एक एडवेंचरस स्टूडेंट है, आपने 10+2 मेडिकल किया है, बायो में आपका इंटरेस्ट है, आप एडवेंचरस हैं, तो मुझे अभी याद आ गया, आप जेम्स कुक यूनिवर्सिटी ब्रिस्बेन में बैचलर ऑफ मेरीन साइंस का प्रोग्राम कर सकते हैं। मेरीन साइंस के बीच में आपको फिशेस के ऊपर रिसर्च करनी होती है। वंडरफुल प्रोग्राम है जेसीयू के लिए। जेसीयू के लिए अगर आप सर्च करना चाहें, जेसीयू ब्रिस्बेन सर्च करके आप इस प्रोग्राम के लिए जरूर एनरोल करें। बैचलर्स ऑफ मेरीन साइंस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोग्राम। 35,000 to 36,000 इस कोर्स की फीस होती है पर एनम। बट अगर आप एडवेंचरस हैं तभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करें जी। ऑलराइट सर, जैसे आपने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के साथ साथ 4.5 महीने के आसपास इनका सेमेस्टर रहता है, बच्चों के पास 3 महीने फुल टाइम वर्क परमिट होता है, तो क्या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की इनको अलाउंस मिलती है? देखिए ऐसा है, जब बच्चा पढ़ाई करता है तो उसकी साथ उसको 20 घंटे हफ्ते के या कह लो आपकी 40 घंटे पर फोर्टनाइट उसको वर्क अलाउड होता है, पार्ट टाइम जॉब जिसे हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे 1 साल में बच्चे ने 9 महीने पढ़ना होता है, 4.5 महीने के 2 सेमेस्टर। बच्चे को 3 महीने की फुल टाइम छुट्टियां होती है जिसमें बच्चा फुल टाइम काम कर सकता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपने बैचलर्स डिग्री करी है तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, चाहे आपने डिप्लोमा किया है चाहे आपने बैचलर्स डिग्री करी है। हाँ, अगर आपने मास्टर्स डिग्री करी है तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी मेडिकल फील्ड से हैं और ऑस्ट्रेलिया में अपनी हायर स्टडीज का फ्यूचर देखते हैं तो बैठिए मत, आज ही कॉल करिए फ्री काउंसलिंग के लिए 9876585858 पर। और इसी तरह मिलते रहेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। भूलिएगा मत हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।